जय हिंद दोस्तों। माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई प्रवेश रजिस्ट्रेशन के बारे में। ई प्रवेश में अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, यूजी करना चाहते हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और जो अभी आप लोगों के कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं उन सभी का रिप्लाई भी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। मतलब जो जो भी कमियां फर्स्ट वीडियो में हमारा रह गया है वो जानकारियां मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर अप्लाई नाउ, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, एप्लीकेंट का रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर पात्रता के बारे में समझ लीजिए, आपको कौन सा कोर्स करना है। 12वीं पास हो, स्नातक में आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आप करना चाहते हैं बस इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है सिंपली। ठीक है, आप अगर मध्य प्रदेश से हो तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। अगर आप अदर स्टेट वाले हैं तो आप यहाँ पर इसे नो करेंगे। आपको समग्र आईडी देने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो फिर आपको समग्र आईडी देना होगा। 9 डिजिट की समग्र आईडी आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, क्या आपने मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से 12वीं उत्तीर्ण की है। अगर आप मध्य प्रदेश के हो तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। अदर स्टेट वाले इसे यहाँ पर नो करेंगे। अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो ये पूरी जानकारी इस प्रकार से आपको अलग से टाइप यहाँ पर आपको दिखाना होगा, कौन सी आपकी जो बोर्ड कौन सा है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, सब कुछ आपको दिखाना रहेगा अदर स्टेट वालों के लिए। अगर आप इन स्टेट मध्य प्रदेश से हैं तो यहाँ पर आप अपना जो भी जिला है जहाँ से आपने 12वीं पास किया है उसे डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो भी बोर्ड लगता है उसे आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो रोल नंबर है, रोल नंबर आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। कौन से वर्ष में आपने पास आउट किया है वो आपको दिखाना रहेगा। अपार आईडी और एबीसी आईडी एक ही होता है। तो यहाँ पर आपको एबीसी आईडी, अपार आईडी के लिए एक लिंक भी दी गई है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप अपनी अपार आईडी को बना सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और आप अपनी अपार आईडी को बना सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो नंबर आता है उस नंबर को यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर जो कैप्चा कोड डिस्प्ले होता है वो आपको इंटर करेंगे और इसके बाद गेट डेटा इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो रोल नंबर है, अपर आईडी सब कुछ डालने के बाद आपका डेटा नहीं आता है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर मैनुअली आपको टाइप कर देना है, मैनुअली आपकी जानकारियों को आपको फेच कराना रहेगा, इंटर करना रहेगा। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी है उसे आपको ड्रॉप डाउन करने के बाद में आपको सेलेक्ट करना है। जेंडर आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन करने के बाद आपको सेलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो भी जन्म तारीख है उसे इंटर करना रहेगा। जीमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। जनरेट ओटीपी कर देना है। एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा 4 डिजिट की। देखिए, आईडी पासवर्ड आ गया। आईडी पासवर्ड आने के बाद आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर लॉगिन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर आपको स्टूडेंट वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपके सामने 2026 और 27 इसको आपको सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर आप जो आईडी आपके पास आएगा और एक मैसेज में आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा। यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे और इसे साइन इन कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आप अपनी मूल जानकारियों को भरेंगे। सबसे पहले जैसे आप लॉगिन करते हैं तो अपनी मूल जानकारियां यहाँ पर आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे आपका जो नाम रहता है वो समग्र आईडी आधार कार्ड से फेच होकर के आता है, मार्कशीट से फेच होकर के आता है। यहाँ पर मदर्स नेम जो रहता है वो आपको अलग से टाइप करना रहेगा। फादर्स नेम जो रहता है वो भी आपको अलग से टाइप करना रहेगा। डेट ऑफ बर्थ भी आपकी मार्कशीट या फिर आधार कार्ड के अनुसार ही फेच होकर के आता है। यहाँ पर जो जेंडर रहता है वो भी आपको डाटा फेच होकर के आता है। यहाँ पर देखेंगे रीजनल, आपका जो भी धर्म है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देखेंगे ब्लड ग्रुप, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है उसे आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। वैवाहिक स्थिति क्या रहेगी, मैरिटल स्टेटस, वो भी आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन करके दिखाना होगा। यहाँ पर जीमेल आईडी तो हम पहले दे चुके हैं, मोबाइल नंबर भी पहले दे चुके हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको फिल करना रहेगा। व्हाट्सअप नंबर जो भी आपको देना चाहें वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। यहाँ पर आपके जो संपर्क का विवरण, मतलब जो भी आपका एड्रेस रहता है उसे फिल करना रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे करस्पॉन्डेंस एड्रेस और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, दोनों को फिलअप करना रहेगा। तो भरेंगे कैसे, यहाँ पर आपका गांव शहर जो भी है उसे आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। यहाँ पर आपका एरिया, कॉलोनी या फिर तहसील जो भी लगता है उसे आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। यहाँ पर आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और पिन कोड, ये सब आपको फिलअप कर देना है। एक बार फिलअप करने के बाद में इस वाले ऑप्शन के ऊपर टिक मार्क लगा देना, तो नीचे भी जो जानकारियां हैं वो भी ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगी। देखिए, अल्टरनेट कॉन्टेक्ट डिटेल की बात करें तो अल्टरनेट कॉन्टेक्ट डिटेल में आपका जो अभिभावक के मोबाइल नंबर वगैरह कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हो। कंपलसरी नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट करके यहाँ की जो प्रोसेस है जो आपने फिलअप किया है वो सब यहाँ पर सेव कर लेना है। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे क्वालिफिकेशन, योग्यता।
आपकी जो 12वीं है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करना रहेगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये क्लियर नहीं किया था कि 12वीं की डिटेल भरना। देखिए जो डिटेल फेच होकर के आती है वो तो 12वीं की रहती है, तो आपको यहाँ पर वैसे भी जानकारी देने की बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर भी आप समझ लीजिए, यहाँ पर जो जानकारियां हमने फेच करवाई थी 12th की वो यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर कौन सा जिला, कौन से बोर्ड से आपने किया था, कब पास आउट हुए थे और रोल नंबर, ये सब तो यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर परिणाम की स्थिति की जो बात करें तो यहाँ पर आपको पास दिखा देना। अगर आप सप्लीमेंट्री आपको आई है या किसी कारण से बैक लगा हुआ है अभी 12th में, तो आप यहाँ पर इसे सप्लीमेंट्री कर सकते हो। यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट अगर आपका हो तो आपको यस करना है, अगर एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर इसे नो करके ही रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम जो है वो तो 12th है, तो हम यहाँ पर 12th ही सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या फिर ऐसा कुछ हो तो आप इनमें से कुछ ले सकते हो, आईटीआई वगैरह कुछ हो तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपका प्रोफेशनल कोई कोर्स हो तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने सब बताया भी था, फिर भी आपको कमेंट आ रहे थे, फिर भी एक बार अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, आपका 12वीं है तो 12वीं ही सिलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर जो भी आपका 12th में जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट आपको दिखाना। अगर आपका बायोलॉजी ग्रुप से है तो बायोलॉजी ग्रुप करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो भी आपका ग्रुप है, जैसे मान लो बायो ग्रुप किया है तो बायो ग्रुप वाले ने मुझे कमेंट भी किया था, सर हमने यहाँ पर बायो ग्रुप करते हैं तो इसमें हम सब्जेक्ट कौन सा लें। जो आपका 12वीं में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको चॉइस करना रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी करेंगे। अगर आपका इनमें से कुछ दूसरा है तो आप यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शन में से ले सकते हो, जो भी आपका हो, केमिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स हो। तो यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट हमारा वो वही सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर अगर आपका कॉमर्स है तो आप यहाँ पर कॉमर्स में जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे मान लो आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग ये है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। इनमें जो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप चॉइस कर सकते हो। यहाँ पर अगर देखेंगे आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स यहाँ पर हमने सेलेक्ट करते हैं, इनमें से जो भी आपका सब्जेक्ट 12वीं में रहा होगा, जो मेन सब्जेक्ट रहता है उसी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। तो आप अपने अनुसार सेलेक्ट करना, आपको यहाँ पर हमारा यहाँ पर अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा जो है कॉमर्स है तो हम कॉमर्स के अनुसार बुक कीपिंग अकाउंटिंग यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज है या फिर ग्रेड पे है, तो जो भी आपकी कंडीशन बनती है उसके अनुसार आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हमने परसेंटेज दिखाया है। परसेंटेज के बाद में यहाँ पर देखेंगे कुल प्राप्त अंक, कितने अंक आपकी मार्कशीट में सब लिखा रहता है, कितने अंक आपको आए हैं वो यहाँ पर दिखाना रहेगा, कितने में से आए हैं वो यहाँ पर दिखाना रहेगा। परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है करियर प्रोस्पेक्ट के बारे में पूछा जाता है कि करियर की संभावनाएं, आपको क्या करना है, स्टार्टअप करना चाहते हो, प्राइवेट जॉब, बिजनेस, जो भी कुछ हो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, रुचि कौन से क्षेत्र में आपकी ज्यादा है वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, इनमें से कोई सी भी फील्ड को आप चॉइस कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने अनुसार कीजिएगा जो भी आपको लगता है। जैसे मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर सकते हो। आपको एजुकेशन सेक्शन में जाना है तो आप एजुकेशन ले सकते हो, जो भी आपको लगे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कोई से भी सब्जेक्ट यहाँ पर चॉइस कर सकते हो, मतलब यहाँ पर इनमें से कोई से भी ऑप्शन को ले सकते हो। चलिए फाइनली आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर देखेंगे रिजर्वेशन की बात करें, आरक्षण से संबंधित, तो यहाँ पर आप क्या मध्य प्रदेश के निवासी हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो भाई यहाँ पर आपको यस करना होगा। आप अदर स्टेट वाले हैं तो फिर इसे नो कर दीजिए। अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर अगर आप यस करते हैं तो फिर आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के नंबर जो रहते हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। यहाँ पर उसकी डेट डालेंगे, देखिए नंबर डालेंगे और डेट डालेंगे तो यहाँ पर व्यू डिटेल, ऑटोमेटिकली आपका जो सर्टिफिकेट है वो उसका डेटा फेच हो जाता है। और कभी कभी सर्वर के कारण से नहीं हो पाता है तो फिर उस कंडीशन में चूज फाइल करके आप यहाँ पर ब्राउज करके इसे अपलोड भी कर सकते हो। 700 बाई 800 की फाइल दीजिएगा और 100 KB के अंदर अंदर आप इसे अपलोड भी कर सकते हो। चलिए यहाँ पर देखेंगे माइनॉरिटीज की जो डिटेल रहती है वो आपको समझ लेना है। अगर आप अल्पसंख्यक में आते हैं, हिंदू को छोड़ करके आप किसी और धर्म से हो, जैसे हमने यस किया तो यहाँ पर आपके सामने फारसी, जैन, बौद्ध, मुस्लिम जो भी हो, इनमें से कुछ आते हो, अगर आप यस करते हैं तो फिर उसका माइनॉरिटीज का सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ता है। वो सर्टिफिकेट आपको तहसील से बनेगा और वो तहसील से सर्टिफिकेट कितने दिन में बनता है, 2 से 3 दिन में बन जाता है। उस कंडीशन में आपको करना क्या रहेगा, एक फॉर्मेट रहता है, तहसील में जाएंगे, अपनी तहसील में जाकर के एक फॉर्मेट लेंगे, उस फॉर्मेट को आपको भर करके देना रहेगा। 2 से 3 दिन में आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा। उस सर्टिफिकेट को आपको वहां पर अपलोड करना रहेगा अगर आप इनमें से आते हो तो। और अगर नहीं आते हैं, नो करते हैं, तो आपसे कुछ नहीं मांगा जाता है। यहाँ पर पूछा जाता है कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है क्या। अगर आप यस करते हैं तो वोटर आईडी कार्ड के नंबर देना होगा। वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो छोड़ दीजिए। बीपीएल कार्ड से पूछा जाता है, बीपीएल कार्ड आपके पास है क्या।
बीपीएल कार्ड के लिए अगर आप यस करते हैं तो बीपीएल नंबर आपको देना रहेगा। बीपीएल कार्ड वो नहीं होती, पात्रता पर्ची बीपीएल कार्ड में नहीं आती है, उस कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर आपका बीपीएल कार्ड हो तो ही आप यहाँ पर लगाएं, नहीं तो इसे नो करके छोड़ दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे, माता पिता केंद्र सरकार के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंक या फिर भारत सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनों के कर्मचारी मध्य प्रदेश में है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो आपको यस करके दिखाना होगा, और नहीं है तो फिर इसे नो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर देखेंगे आपका जो श्रेणी प्रमाण पत्र की बात करें तो हम यहाँ पर ओबीसी में आते हैं। ओबीसी के लिए लास्ट जो पिछले साल की बात करें तो पिछले साल बहुत सारा कंफ्यूजन आप लोगों को हुआ था ओबीसी के लिए। यहाँ पर क्या है, दो ऑप्शन दिया जाता है, नॉन क्रीमी होता है, एक क्रीमी होता है। नॉन क्रीमी कौन होता है? जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है, उसमें लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हो 8 लाख से कम है तो आप यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर को सेलेक्ट करेंगे। जिनकी आय 8 लाख से ऊपर होती है वो क्रीमी लेयर में आते हैं, तो हम यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर इसे ही हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास एमपी टास्क की कोई प्रोफाइल वगैरह हो, बनी हुई हो, तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, नहीं हो तो छोड़ सकते हो। आपकी जो फैमिली इनकम है कितनी है वो आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। अगर आप जम्मू कश्मीर लद्दाख से अगर माइग्रेट होकर के आए हो तो आपको यस करना होगा। अगर आप यस करते हो तो उसके बारे में फिर आपको अपलोडिंग भी करना रहेगा, यहाँ पर उसके बारे में कुछ न कुछ उसका सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। अगर आप नो करते हैं तो कुछ नहीं मांगा जाता है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगर आप 40% से ऊपर दिव्यांगता में आते हो, विकलांगता में आते हो, तो यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप यस करते हो तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दिखाना रहेगा कि डिसेबिलिटी आपको क्या है, क्या क्या डिसेबिलिटी इनमें से आपको दिखाना रहेगा। और अगर नहीं करते हैं, नो करते हैं, तो कुछ भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे सैनिक, डिफेंस पर्सनल, फ्रीडम फाइटर, सेंट्रल आर्म्स, इनमें से कुछ अगर आपके माता पिता हो या फिर आप स्वयं हो तो आप यहाँ पर इनके ऊपर आपको क्लिक करना है, नहीं तो इसे नो करके छोड़ दीजिएगा। एनसीसी की बात करें तो एनसीसी में सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और अगर नहीं है तो इसे नो करके छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा भी कुछ इसमें जानकारियां दी गई है, जैसे आप यहाँ पर ओलंपिक खेल वगैरह में कुछ आपने कुछ पदक वगैरह है आपके पास, या फिर कोई आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह हो तो आप इनमें से लगा सकते हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हो। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ऑन स्टेप के अंतर्गत अगर आपके माता पिता सरकारी स्कूल विभाग में है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर यस करेंगे। अगर ऐसी कंडीशन हो तो फिर उसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र वगैरह उनको सबको बनवाना पड़ता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसे नो करके छोड़ दीजिएगा। छात्रवृत्ति की डिटेल समझ लीजिए, मैंने लास्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन नहीं किया था, अब समझ लीजिए। छात्रवृत्ति की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी इसमें छात्रवृत्तियां दी गई है। चलो मैं सबसे पहले इसे यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद समझिएगा। अब देखिए, जो स्कॉलरशिप के बारे में आप लोगों की जो कमेंट थे वो शुरुआत से ही आप समझ लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री मेधावी स्कॉलरशिप योजना। मेधावी स्कॉलरशिप योजना क्या होता है? 75% से ऊपर अगर आपके 12th में मार्क्स हैं तो आप मेधावी के लिए पात्र हो। और मेधावी में अगर आप फॉर्म भरते हो, मेधावी में आप अगर यहाँ पर अप्लाई करते हो तो फिर उस कंडीशन में आपका जो 3 साल की जो फीस रहती है वो माफ हो जाएगी, आपको कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको दूसरी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाएगा। नंबर 2, यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना। अगर आप यहाँ पर जन कल्याण में भरना चाहते हैं तो ये आपका संबल कार्ड से होगा। अगर आप संबल कार्ड आपके पास है तो ही यहाँ पर इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। इसका भी सेम फॉर्मूला रहेगा आपका। जो अगर इस स्कॉलरशिप में अगर आपने हिस्सा लिया है तो अगली जो दूसरी स्कॉलरशिप रहती है एमपीटास वगैरह की, वो स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ आपका यहाँ पर फीस ही माफ होगी इसमें भी। यहाँ पर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ये तो कोविड वाले के लिए, कोविड से प्रभावित अगर है आपके माता पिता का सर्टिफिकेट वगैरह कुछ हो तो आप लगाएंगे तो यहाँ पर आपकी जो है फीस वगैरह माफ होती है। इसके बाद में लाडली लक्ष्मी योजना, एक और योजना रहती है इसमें, लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी का मतलब होता है कि जिन गर्ल्स का पहले से सर्टिफिकेट वगैरह बना हुआ है, अभी तक उनको पेमेंट नहीं मिला है, तो वो पैसा आप यहाँ पर पढ़ाई के दौरान यूज कर सकते हो, पढ़ाई के दौरान उस पैसे को रिकवरी कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ तक की जानकारियां तो आपको कंप्लीट समझ में आ ही गया होगा। अगर आप पोस्ट मैट्रिक में अगर स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर कोई स्कॉलरशिप का लाभ नहीं लेना है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसी को ऐड करेंगे, हमने ऐड कर दिया। यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ तक की जो जानकारियां है उसे आपको सेव कर लेना है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा? फोटोग्राफ आपको लगाना रहेगा, फुल साइज में आप अपना फोटोग्राफ को लगाएंगे। ठीक है, सिग्नेचर भी आप फुल साइज में दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। बात करेंगे यहाँ पर बर्थ प्रूफ में आपके पास जन्म प्रमाण पत्र हो तो लगा सकते हो, नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 10th की मार्कशीट भी यहाँ पर दिया हुआ है अलग से।
10th की मार्कशीट भी आप पीडीएफ में, जेपीजी में, जैसा भी आपको अच्छा लगे, आप यहाँ पर 50 से लेकर के 200 केबी के बीचों बीच में आप यहाँ पर इस मार्कशीट को, 10th की मार्कशीट को लगा सकते हो। यहाँ पर अपलोड करेंगे, जैसा मैंने यहाँ पर अपलोड किया है, प्रारूप भी आप देख सकते हो। यहाँ पर देखेंगे मार्कशीट नेम वेरिफिकेशन। पिछले साल जब हमने पंजीयन किया था, मैंने खूब समझाया था बच्चों को कि यहाँ पर भी आपको 10th की मार्कशीट लगाना है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर 12th की मार्कशीट लगा दी और फिर वेरिफिकेशन में आपका जो डेटा है उसे फेल कर दिया गया था, जिसके कारण से काफी बच्चे परेशान भी हुए थे। वापस से आपको ये गलती नहीं दोहराना है। सेम यहाँ पर आपने 10th की मार्कशीट लगाया, ये जन्म का प्रमाण हुआ। यहाँ पर आपका नेम का वेरिफिकेशन, नाम का वेरिफिकेशन करने के लिए आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, इन तीनों का वेरिफिकेशन करने के लिए 10th की मार्कशीट को ही वेरिफिकेशन में लिया जाता है। इसलिए दोनों जगह आपको 10th की मार्कशीट लगा देना, जैसे मैंने लगाया। ओके, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी एग्जाम मार्कशीट के बारे में। एलिजिबिलिटी मतलब क्या पात्रता आप लेकर के आए हो और आप फॉर्म भर रहे हो, तो किसके बेस पर आप फॉर्म भर रहे हो। तो हमारी जो पात्रता है तो 12वीं है, तो यहाँ पर आपको 12वीं की मार्कशीट लगा देना है। और यहाँ पर देखेंगे इसमें लिखा हुआ है एलिजिबल एग्जाम, तो एलिजिबल एग्जाम का बैक साइड का फोटो लगाने का बोल रहे हैं। अब ये क्यों बोल रहे हैं ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए बैक साइड का आपके पास जो पुरानी मार्कशीट है वो तो लगा सकते हो, लेकिन जिन लोगों का अभी रिजल्ट आया है उनका तो बैक साइड कुछ होता ही नहीं है ना। जैसे नेट से जैसे आप लोगों का अभी रिजल्ट आया तो नेट से जो मार्कशीट निकालते हैं उसमें बैक साइड कहाँ होता है, पीछे का कुछ नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप वापस से उसी मार्कशीट को लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। जो यहाँ लगा रहे हो वही मार्कशीट आप यहाँ लगा देंगे, बैक साइड कुछ होता ही नहीं है। अगर जैसे आपके यहाँ ओरिजिनल लगा रहे हो तो इसमें बैक साइड होता है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर उसका बैक साइड का लगा सकते हो। नेट वाली जो मार्कशीट है उसमें कुछ होता ही नहीं है, उस कंडीशन में उस मार्कशीट को ही वापस यहाँ आप लगा दीजिए, ठीक है। ये कंडीशन आपका यहाँ पर सोल्व हो गया। जो लास्ट वीडियो में आपको कंफ्यूजन सोल्व नहीं कर पाया था वो इस वीडियो में आपका कंफ्यूजन सोल्व कर लिया है। अब बात करते हैं आपका जो आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र नया ही लगाना भैया है ना, क्योंकि ये 3 साल के लिए वैलिड होता है। अभी लगाओगे तो 3 साल तक आपको काम आएगा। तो यहाँ पर नया आय प्रमाण पत्र आपको सेशन के अनुसार लगाना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आपका नॉन क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर होता है मतलब जाति प्रमाण पत्र। आपका यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आपसे पूछा जाता है कौन सा जाति से हो आप, तो वो प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगाना होगा। तो आपके पास जैसे नया हो सर्टिफिकेट में, तो आपको डेमोग्राफी के लिए बता रहा हूँ, अगर आपके पास नया सर्टिफिकेट है तो उसी को ही लगवाइएगा। ऐसा सर्टिफिकेट आपके पास हो तो आप यहाँ पर इसे रिन्यूअल करवा सकते हो। 3 से 4 दिन में आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है और डिजिटल वाला सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाता है, नेट से ही डाउनलोड हो जाता है, कहीं लेने भी जाना की जरूरत नहीं है। आप प्रोसेस करवा दीजिए, नंबर आपके पास आ जाएगा, नेट से डाउनलोड करके लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट करके यहाँ तक की जानकारी को सेव कर लेना है। चलिए यहाँ पर देखेंगे कॉलेज का जो चयन प्रक्रिया है, मतलब आपकी चॉइस फिलिंग को कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आपका कोर्स का नाम, जो भी आपने वहां पर कोर्स दिया था स्टार्टिंग में, जब एजुकेशन सेक्शन में आप यहाँ पर क्लियर करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्री वगैरह के लेकर के आप अपना एजुकेशन सेक्शन को आपको पूरा फिलअप करते हैं। तो वहां पर आपने कॉमर्स किया था तो यहाँ पर बीकॉम आएगा। वहां पर अगर आपने बायोलॉजी किया था तो यहाँ पर आपके सामने जो है बीएससी वगैरह ऐसा कुछ आता है, ठीक है। इस प्रकार से आप अपनी जानकारियों का करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हमने कॉमर्स किया था तो बीकॉम आया। यहाँ पर जो भी यूनिवर्सिटी आप जिससे भी पढ़ना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे बरकतुल्ला हमारी यूनिवर्सिटी है, हम यहाँ पर इसे चॉइस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, कौन कौन से कॉलेज आपको लेना है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको प्राइवेट चाहिए नहीं तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पर आपको सामने ऑप्शन आता है आपका डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसे आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है। सर्च करेंगे, जैसे आप सर्च करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर पूरी जानकारी आ जाएगी इस प्रकार से। ये मेरे पास मैंने कुछ सिलेक्ट पहले से कर रखे थे, मैं डिलीट कर रहा हूँ इनको। आप अगर चाहें, आपके पास अगर मान लो आपने ऐसा सेलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीट करना चाहते हो, जैसा मैंने आपको बताया वैसा कर सकते हो। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा इसे हम छोटा करते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर देखेंगे जो भी आपके सामने जो कॉलेज रहता है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर आपकी जो ब्रांच, कौन कौन सी ब्रांच आप लेना चाहते हो। यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्रांच होती है, ब्रांच का नाम यहाँ पर रहता है। आप अगर चाहें नॉर्मल, अगर आपको कॉमर्स करना है तो ये ऊपर वाला करें, इसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ तो ये वाला करें। और भी इसमें बहुत सारे इसमें दिया गया है रिटेल वगैरह का, ऐसा इस प्रकार से जो भी आपको करना है अब अपने कोर्स को अपने अनुसार आपको यहाँ पर क्लिक करना रहेगा। जैसे मान लो हमने इसको किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, ये यहाँ पर मैं तो आपको डेमो दिखा रहा हूँ इस प्रकार से, है ना। तो मैंने 4 5 6 कॉलेज हमने लिया है। अब बात करेंगे यहाँ पर ये सारे कॉलेजेस आ चुके हैं। कुछ आपको डिलीट विलीट करना हो, यहाँ से हटाना हो तो यहाँ से कर सकते हो, हटा दिया हमने, ठीक है। ये 5 कॉलेज ही हमारे पास रह गए हैं।
अब यहाँ पर आपको सेव कर देना है। जैसे आप सेव करते हैं तो यहाँ तक की सारी जानकारी सेव हो जाएगी। अब इसे जैसे आप यहाँ पर लॉक करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, तो आपके जो लॉक वाला प्रिंट है वहां पर आप सीधा पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन का पूरा स्टेटस आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। स्टेटस अभी तक पेंडिंग है, लॉक नहीं किया, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई नहीं हुआ है, ये भी अभी टाइम लगता है। इसके बाद जैसे आप यहाँ पर प्रोसेस कर दे, मैंने अभी तक मेरी एप्लीकेशन को यहाँ पर लॉक नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर ये असाइन नहीं हुआ। आप जैसे यहाँ पर लॉक कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने हेल्प सेंटर का नाम और यहाँ पर उसका एड्रेस वगैरह, जो कौन उसको वेरीफाई करेंगे उनका नाम, ये सब कुछ यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर आपका नाम वगैरह सब कुछ, पूरी जानकारी जो प्रोफाइल की आपने भरी है वो सब कुछ मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपके सामने कंफर्मेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जनरेट ओटीपी, एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसी पर आएगा। इसके बाद जैसे आप यहाँ पर लॉक करते हैं तो लॉक करने के बाद एक बारकोड आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। बारकोड डिस्प्ले हो गया, इसका मतलब लॉक हो गया। लॉक होने के बाद में जो आपकी जो प्रक्रिया है, जो आपने फॉर्म आपका प्रोसेस किया है, लॉक होने के बाद ही हेल्प सेंटर के पास जाएगा, ठीक है ना। हेल्प सेंटर के पास में कब जाता है ये डाटा, जैसे आप लॉक करते हैं उसके बाद ही। ये जो यहाँ से जब तक आप लॉक नहीं करोगे तब तक आपका जो डेटा है वो हेल्प सेंटर को नहीं पहुंचेगा। और जैसे डेटा हेल्प सेंटर के पास पहुंचता है उसके बाद ही वो वहां से वेरिफिकेशन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।